जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसके तहत आज आई थिंक 45 या फिर 46वां लेक्चर होने वाला है। शानदार तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं। जो मेन टॉपिक हमारा चल रहा है वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का है। इंडियन नेशनल मूवमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग शानदार तरीके से 4 से 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस प्रकार से विदेशों से भारतीय क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए गदर पार्टी का गठन किया गया, गदर आंदोलन चलाया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना, जिसे आप लोग शायद पहली बार सुनेंगे। उसका नाम है कामागाटामारू प्रकरण। जी हाँ, यह एक जलपोत था। यदि मैं आपसे बात करूं, समुद्री जहाज था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा हुआ है। शानदार तरीके से हम लोग इसे समझेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बात करेंगे होम रूल लीग आंदोलन के बारे में। होम रूल लीग आंदोलन जो हमारा था, एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा चलाया गया था, उसे भी हम समझेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे लखनऊ का वो ऐतिहासिक समझौता जो 1916 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में। जी हाँ, टॉपिक को हम लोग डीपली कवर करेंगे। यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो ध्यान देंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, ठीक है ना। मुस्लिम लीग का गठन हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हमने 3 दिल्ली दरबार के बारे में समझा था कि ब्रिटेन से राजा महाराजा आते थे, उनके उपलक्ष्य में दरबार का आयोजन किया जाता था। तीसरा दिल्ली दरबार जो होता है 1911 में, उसमें कुछ बड़े बदलाव होते हैं, जैसे कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था 1911 के दिल्ली दरबार में, उसे रद्द किया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि भारत की उस समय की जो राजधानी थी वो कलकत्ता में हुआ करती थी। कलकत्ता से राजधानी को ट्रांसफर करके 1912 में कहां लाया गया था? दिल्ली लाया गया था, ठीक है। तो बहुत सारे प्रकरण हैं। उसी के उपलक्ष्य में हमने देखा कि होर्डिंग पर बम फेंका गया, दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में वहां जाना गया, 4 लोगों को फांसी दी गई। ये सारी चीजों को हम लोग पिछले वीडियो में डीपली समझ चुके हैं। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, आप लोग जाकर एक बार जरूर देख लेंगे। आइए इस वीडियो से मैं आप लोगों को जोड़ता हूं। थोड़ा मैं आपका क्या करूंगा, बैकग्राउंड थोड़ा आपका बनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भारत में आंदोलन चल रहा है, हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। और भूमिका कौन निभा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में? तो वो उग्रवादी चरण हमारा चल रहा था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो उसे हम 3 चरण में पढ़ते हैं। डीपली सुनिएगा, पॉइंट क्लियर होगा आपका। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो सबसे पहले जो संभालते हैं उसकी बागडोर को वो होते हैं नरमपंथी लोग। जी हाँ, जिन्हें हम नरम दल भी बोल सकते हैं। 1885 से लेकर 1905 के बंगाल विभाजन तक के टाइम पीरियड को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तौर पे हम देखते हैं नरमवादियों का या फिर उदारवादियों का चरण। फिर 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल के विभाजन के बाद 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तक के टाइम पीरियड को हम उग्रवादी चरण बोलते हैं। उसके पहले ही आप लोगों ने देखा, पढ़ाई होगा कहीं ना कहीं, कि 1915 में महात्मा गांधी बापूजी हमारे साउथ अफ्रीका से वापस आ जाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी इमेज वहां पर बन चुकी थी। नटाल कांग्रेस की स्थापना कर चुके थे, रंग भेद के बारे में वहां पर लड़ाई कर चुके थे गवर्नमेंट के खिलाफ में, तो इनकी भी इमेज अच्छी थी। 1915 में ये आते हैं, तो जब देखते हैं कि हमारे यहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन का चरण क्या चल रहा है, तो उग्रवादी चरण था, ठीक है ना, कि संघर्ष करो और ब्रिटिशर्स को यहां से भगा दो, लड़के भगाओ। ये अरुणय और विनय के माध्यम से नहीं जाने वाले हैं। तो महात्मा गांधी ये देखते हैं, इसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो 1905 बंगाल विभाजन से लेकर 1919 की मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तक के टाइम पीरियड को हम क्या नाम देते हैं? उग्रवादी चरण का नाम देते हैं। फिर 1919 से लेकर 1947 1947 में भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? गांधी युग बोलते हैं, ठीक है। उसी के बीच की यह बात है। होता क्या है, गांधी जी यहां पर आ जाते हैं और आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो ऐसा तो नहीं था कि विश्व युद्ध भारत में ना आए, ब्रिटिशर्स का यहां शासन चल रहा था और वो ब्रिटिशर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही हमारे यहाँ के क्रांतिकारियों ने देखा कि यहाँ के ब्रिटिशर्स जो हमें गुलाम बना के हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध में वह क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्यों ना इसका फायदा उठाकर हम क्या करें? अपने देश को स्वतंत्र करवा लें। उसी के उपलक्ष्य में 1913 में
सैन फ्रांसिस्को यूएस में क्या किया जाता है, एक पार्टी का गठन किया जाता है जिसका नाम पड़ता है गदर पार्टी। आगे वीडियोस में मैं आप लोगों को और बताने वाला हूं कि उसी समय महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जितने भी भारतीय हैं ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती होने की कोशिश करें, ब्रिटिशर्स का सहयोग करें इस विश्व युद्ध में, जिससे कि वो हमें स्वतंत्र कर दें इसके बदले में। तो गांधी जी को उसी टाइम पीरियड में सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट का नाम दिया गया था। तो ये पॉइंट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए, छोटे एग्जाम्स में फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं। तो उसके बाद जो विदेश में थे लोग हमारे, क्योंकि भारत के लोग विदेशों में भी रह के स्वतंत्रता आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, तो वहां की क्रियाविधि क्या थी, तो सैन फ्रांसिस्को में यदि मैं आपसे बात करूं तो वहां पर लाला हरदयाल के द्वारा क्या किया जाता है, गदर पार्टी का गठन कर दिया जाता है। गदर पार्टी का गठन होता है, वो हमें सहयोग करते हैं, उनके पत्र के बारे में देखेंगे और इसी गदर पार्टी से रिलेटेड आपको मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कामागाटा मारू प्रकरण। बात करूंगा डीपली। उम्मीद है कि आपका बैकग्राउंड पूरी तरह से स्ट्रांग हो गया होगा, आप ये वीडियो देखने के लिए तत्पर होंगे। साथ में बने रहिएगा, बोर्ड पर लिखी चीजें आपके लिए इनफ नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा चीजें मैं आप लोगों को ओरल रूप से बोलकर बताने वाला हूं। आइए देखते हैं। भारतवर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बागडोर है इस समय किसके हाथ में है, उग्रवादियों के हाथ में है, मतलब उग्रवादी चरण चल रहा है। ध्यान दीजिएगा 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का भी विभाजन हो चुका है, गर्म दल और नरम दल में वो टूट चुकी है। तो आंदोलन कहीं ना कहीं शिथिल पड़ रहा था, तो विदेशों में इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है और गठन किया जाता है गदर पार्टी का। आइए बोर्ड पे 1913 में 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को यूएस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसका गठन कर दिया जाता है। संस्थापक का नाम क्या है, लाला हरदयाल। ठीक है, और यदि मैं आपसे पूछूं तो ये पॉइंट भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी नेता गदर पार्टी से जुड़े थे, तो इनका नाम शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं ये हमारी चूक है कि हम उन क्रांतिकारियों के नामों को याद नहीं रख पाते हैं जिनको फांसी दे दी गई, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो अचानक से क्रांतिकारी बने और ब्रिटिशर्स ने उन्हें दबा दिया। हम देखते हैं महात्मा गांधी जी को पढ़ते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ते हैं, बहुत सारे नेताओं को पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें उनके बारे में भी जानना आवश्यक है जिन्होंने अपने जान का बलिदान दिया है, जीवन कुर्बान कर दिया है अपना इस भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए। तो उन महान व्यक्तियों का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। पहली बार आप लोग नाम सुन रहे होंगे, लेकिन जरूर ध्यान से देखिएगा। गदर पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे लाला हरदयाल सिंह, पहले अध्यक्ष बनाए गए सोहन सिंह भाखना, और इसमें जो प्रमुख सदस्य थे वो थे रामचंद्र, बरकतुल्ला, करताज सिंह सराबा, रामदासपुरी और भाई परमानंद प्रमुख नेता के रूप में उभर कर आते हैं। गदर पार्टी का गठन कर दिया जाता है। गदर पार्टी करती क्या है सर, गदर पार्टी क्या कर रही है कि विदेश में रहकर भारतीय क्रांतिकारियों की मदद कर रही, हथियार वगैरह से, हर चीज से। ठीक है ना। इनका एक पत्र था, साप्ताहिक पत्र था जिसका नाम था गदर। इसका पहला अंक उर्दू में छापा गया। इसके मेंबर कौन थे सर, वहां पर कौन से व्यक्ति गए थे, तो पंजाब के किसान और जो भूतपूर्व सैनिक थे। भारत में ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था, तो इन्हें जॉब या फिर रोजगार वगैरह नहीं मिल रहा था, तो रोजगार प्राप्त करने के लिए जो पंजाब के किसान और भूतपूर्व सैनिक भारतवर्ष के कहां पर चले गए थे, अमेरिका और कनाडा में जॉब करने चले गए थे, उन सब ने मिलकर गदर पार्टी का गठन किया और ये लोग नेता के रूप में उभर कर आए, क्योंकि प्रतिनिधित्व किया। सदस्य कौन थे, तो पंजाब के किसान जो वहां पर गए हुए थे जॉब की तलाश में, और भूतपूर्व सैनिक। ठीक, रोजगार के लिए कनाडा व अमेरिका में गए हुए थे, और स्वतंत्रता के लिए इन्होंने गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। जैसे ही गुरिल्ला युद्ध का नाम याद आता है तो आपको याद आ जाएगा महाराणा प्रताप जी के टाइम पीरियड में राणा पुंजा। ठीक है ना, पुंजा क्या थे, भिल्ल जनजाति के थे। वो लोग क्या करते थे, छिपकर अकबर की सेना पर वार किया करते थे। आप शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं, शिवाजी के टाइम पीरियड पर भी गुरिल्ला युद्ध आपने देखा। फिर तात्या टोपे के बारे में आप जानते हैं, जो उनके साथ थे रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंगलों में रहकर गुरिल्ला युद्ध वगैरह। गुरिल्ला युद्ध का मतलब यही है कि आप छिप कर वार करिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इन्होंने गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। इन्होंने कैसे किया कि ये विदेशों से, यूएस से, कनाडा से क्या करते थे, हथियार वगैरह की सप्लाई किया करते थे हमारे क्रांतिकारियों को, तो इसे हम गुरिल्ला युद्ध की श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरह से गदर पार्टी का गठन हो जाता है। अब गदर पार्टी में शामिल होने के लिए हमारे भारतवर्ष के लोग भी इच्छुक हो जाते हैं। भारत में गदर आंदोलन चला, ठीक है ना, लेकिन होता क्या है कि वहां पर भी लोग जाना चाहते थे। कहां पर, कनाडा में और अमेरिका में।
तो हमारे एक क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह ने क्या किया, हांगकांग में, हाँ जी हाँ, हांगकांग में इन्होंने एक जलपोत खरीदा, समुद्री जहाज खरीदा जिसका नाम क्या था, कामागाटा मारू। ठीक है ना, कामागाटा मारू नाम का इन्होंने एक जहाज खरीदा और उसमें इन्होंने 376 यात्रियों को सवार किया। ये 376 व्यक्ति कौन थे, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, विदेशों में जाकर क्या करेंगे, हमारे क्रांतिकारियों को सपोर्ट करेंगे, गदर पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कामागाटा मारू प्रकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1914 में घटित होता है, कहीं ना कहीं शर्मनाक भी है, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। 376 यात्रियों को लेकर ये कहां जाते हैं, कनाडा में जाते हैं। हांगकांग से यह जहाज चलती है, कनाडा के वैंकूवर में इसे उतरना था। जैसे ही यह वैंकूवर के तट पर कामागाटा मारू जलपोत या फिर जहाज पहुंचता है, वहां की सरकार उन यात्रियों को अपने देश में लेने से मना कर देती है। जितने भारतीय व्यक्ति उसमें थे उनको कह रहा है कि आप यहां नहीं उतर सकते, आप यहां से वापस जाइए। जैसे ही यह जहाज वहां पर पहुंचता है, लोगों को नहीं उतरने दिया जाता है। सबसे शर्मनाक और घिनौना कृत्य जो हुआ था वो यह था कि इन लोगों को खाद्य सामग्री भी कनाडा के द्वारा प्रदान नहीं की जा रही थी। 2 महीने तक यात्री जहाज में ही रहे। वहां पर भी जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने एक कमेटी का गठन किया इन यात्रियों के अधिकार की लड़ाई करने के लिए, जिसे कहा गया शोर कमेटी। शोर कमेटी का गठन किया जाता है कनाडा में क्रांतिकारियों के द्वारा, किसके लिए, कामागाटा मारू जहाज पे रह रहे यात्रियों की सुविधा के लिए, अधिकार के लिए। फिर भी बहुत सारी बात विवाद होती है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट कहती है कि हम इस कामागाटा मारू जहाज को अपने यहां नहीं ले सकते, आप यात्रियों को लेकर वापस जाइए। ज्यादातर यात्री इसमें भारतीय थे, तो यह जहाज वापस आता है हमारे भारतवर्ष के, कहां पर, जबजब नाम का एक क्या था उस समय, एयरपोर्ट, सॉरी, जबजब नाम का एक बंदरगाह हुआ करता था, पोर्ट हुआ करता था कलकत्ता में। यह जहाज कलकत्ता में वापस आती है तो आपको पता है कि यह ब्रिटिशर्स का शासन भारतवर्ष में चल रहा है और इन्हीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ गदर पार्टी काम कर रही है। उस गदर पार्टी में शामिल होने के लिए हमारे यहाँ के भारतवासी गए हुए थे, तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे ही यह जहाज वहां पर पहुंचती है, पुलिस के द्वारा इस जहाज के यात्रियों पर अटैक कर दिया जाता है। ब्रिटिशर्स की घिनौनी कुकृत्य यहां पर भी हमें देखने के लिए मिलती है। यात्री 2 महीने से जहाज में भूखे थे, वो नीचे उतरते हैं, पुलिस से मुठभेड़ होती है, झड़प होती है, 18 से 20 यात्री को गोली मार दी जाती है, अन्य बचे लोगों को कैद करके जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से कामागाटा मारू प्रकरण के नाम में जाना गया 1914 का। ये तो हमें सिर्फ एक, मैं बात करूं आपसे हाईलाइट में आपको बता रहा हूं, एक बार आप लोग गूगल करके भी पढ़ेंगे ना तो ये बहुत ही शर्मनाक और घिनौना कृत्य था ब्रिटिशर्स और कनाडा के तरफ से हमारे भारतवासियों के लिए। तो इस तरह से कामागाटा मारू प्रकरण किस लिए हुआ, तो गदर पार्टी में शामिल होने के लिए हमारे भारतवासी कनाडा में जा रहे थे, लेकिन उनकी जहाज को वहां पर रुकने नहीं दिया गया, वापस कर दिया गया। वो जहाज कलकत्ते में वापस आती है जबजब नामक पोर्ट पर, जबजब नामक बंदरगाह पर, और वहां पर क्या किया जाता है, ब्रिटिशर्स की पुलिस वहां पर अटैक कर देती है, मुठभेड़ होती है, 18 यात्री मारे जाते हैं, अन्य को कैद कर लिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा काम क्या कहलाया, ये कहलाया कामागाटा मारू प्रकरण। और कामागाटा मारू प्रकरण के तहत हम इसे कामागाटा मारू इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस जहाज का नाम था जिसके ऑनर कौन थे, गुरुदत्त सिंह। चलिए जानते हैं, कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित यह कांड है। गुरुदत्त सिंह 376 यात्री लेकर हांगकांग से वैंकूवर की ओर निकले थे। यात्रियों को वहां पर नहीं उतरने दिया गया और यात्रियों के अधिकार की लड़ाई करने के लिए हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा कनाडा में ही शोर कमेटी का गठन किया गया। पूछा जाता है, जहाज वैंकूवर से कलकत्ता वापस लाया गया, जबजब नामक पोर्ट पे पुलिस से झड़प होती है, 18 यात्रियों की मृत्यु हो जाती है, बाकियों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है जेलों में। तो इस तरह से गदर पार्टी और कामागाटा मारू प्रकरण हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से होम रूल लीग चलता है भारत में, या फिर होम रूल आंदोलन चलाया जाता है। होम रूल का मतलब यह है कि हम स्वयं अपने देश पर शासन करेंगे। ध्यान से समझिए, पॉइंट बाय पॉइंट चलिए, शब्दों को लेकर चलिए। वीडियो बड़ा होगा मुझे पता है, लेकिन पॉइंट को समझाना ज्यादा जरूरी है। भागते हुए जाने में मजा बिल्कुल भी नहीं है, आपके माइंड में चीजें फिल होनी चाहिए। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में चलता है। अब देखिए होता क्या है कि भारत में ब्रिटिशर से शासन कर रहे हैं
कांग्रेस का भी स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं यह मत था कि आप हमारे देश में शासन करते रहिए। जैसे उदारवादी आए थे 1885 से लेकर 1905 तक, तो वो कहते थे कि आप हमारे देश पर शासन करिए, कोई ऐतराज नहीं है हमें, लेकिन हमें क्या करिए कि हमें राज्यों में सरकार बनाने की अनुमति दीजिए, मतलब आपके अंडर में हम शासन करेंगे। एक तरह से डोमिनियन स्टेट की मांग चल रही थी। तो होम रूल लीग आंदोलन में भी यही हुआ कि हम क्या करेंगे, स्वयं शासन चलाएंगे। इसका प्रतिनिधित्व भारतवर्ष में 2 व्यक्ति करते हैं, एक का नाम है एनी बेसेंट जी और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है, लोकमान्य गंगाधर तिलक। इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर चलाया। आगे चल के एनी बेसेंट की इतनी प्रसिद्धि हो जाती है कि ये ऐसी होती हैं कि पहली महिला अध्यक्ष भी बनती हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का। देखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह आयरलैंड की तर्ज पर चलाया गया, क्योंकि आयरलैंड में जो गवर्नमेंट थी उसके अंडर में भी होम रूल चल रहा था। लोकमान्य गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर चलाया। अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल लीग की शुरुआत की, बेलगांव में इसका गठन किया होम रूल लीग का, और पूना से इन्होंने इसका आगाज कर दिया, प्रारंभ कर दिया, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कर दी। एनी बेसेंट जी ने क्या किया, सितंबर 1916 में, इन्होंने अप्रैल में शुरू किया, बेसेंट जी ने सितंबर में शुरू किया मद्रास, जिसे पहले अड्यार के नाम से जाना जाता था, अड्यार से इन्होंने क्या किया, आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो एनी बेसेंट जी का सहयोग करने के लिए जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, ये प्रमुख सहयोगी के रूप में निकल के आते हैं, एनी बेसेंट को सपोर्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश व गुजरात में एनी बेसेंट को बहुत भारी जन समर्थन मिला, बहुत बड़े बड़े नेता इससे जुड़ जाते हैं जो प्रयागराज के भी थे, मैं आपको बताऊं। और बात करें तो गुजरात और उत्तर प्रदेश, यहाँ के बहुत सारे बड़े राजनेता उस समय के एनी बेसेंट के साथ जुड़ जाते हैं। इसी के वजह से 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया जाता है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में आती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्योंकि पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। कब हुई थी, तो 1917 के अधिवेशन में यह अध्यक्ष बनाई गई थी। 1917 का यह अधिवेशन कहां हुआ था, एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर क्या होता है, एनी बेसेंट क्या करती हैं, 2 पत्र चलाती हैं, एक न्यू इंडिया के नाम से जो दैनिक पत्र था, और एक कॉमनवेल्थ के नाम से जो साप्ताहिक पत्र था, मतलब वीकली और पर डे 2 पत्र चलाया गया इनके द्वारा। पूछा जाता है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक। तिलक जी ने भी 2 पत्र चलाए, एक मराठा पत्र था जो इंग्लिश में लिखा जाता था, और एक केसरी पत्र था जो मराठी भाषा में लिखा जाता था। तो ये 2 पत्रिकाएं याद रखिएगा, तिलक की मराठा और कौन सी, केसरी, एनी बेसेंट की न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक। तो इस तरह से होम रूल लीग आंदोलन चला, भारतवर्ष में इसको भारी जन समर्थन मिला, बड़े नेताओं ने भी सपोर्ट किया। तो आइए एक बार हम देखते हैं कि इसकी उपलब्धियां क्या क्या रही। इससे क्या होता है, जुझारू राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी का जन्म हो जाता है, मतलब ऐसे राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ते हैं या फिर स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट में जुड़ते हैं, जो जुझारू प्रवृत्ति के थे, जान की परवाह किए बिना देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अडिग विचारों के साथ जुड़ते हैं कुछ नए लोग। तो नई पीढ़ी का जन्म हो जाता है जो अपने आप को भी, अपनी जान को भी सौंप दे रहा है भारतवर्ष को स्वतंत्र करवाने के लिए। मैं इन्हीं राष्ट्रवादियों की बात करता हूं कि इनको कभी ना भूला जाए, ठीक। उसके बाद इसी के प्रभाव से, होम रूल लीग के प्रभाव से ही अगस्त 1917 में मोंटेग्यू घोषणा पत्र का क्या किया जाता है, अनाउंसमेंट कर दी जाती है। इसके तहत कहा जाता है कि हम भारतवर्ष को उत्तरदायी सरकार देने का वायदा करते हैं, कि भारत के लोग उत्तरदायी सरकार के रूप में काम करेंगे। और इसी की देन थी कि 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया जाता है, और आपको पता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को भारत शासन अधिनियम के रूप में भी जाता है, और इसमें बहुत गंदी, बहुत ओछी राजनीति कर देता है कौन, मोंटेग्यू। इनके द्वारा क्या किया जाता है, पहले तो कुछ अच्छे काम भी होते हैं, जैसे कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, और साथ ही साथ आप देखें तो राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन का निर्माण भी किया गया, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। और उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने जैसे 1909 के मार्लेमेंटो सुधार में क्या किया था कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की थी, यहां पर आके ये क्या करते हैं, दलितों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कर देते हैं। भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को ये पूरी तरह से फॉलो
करने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये चीजें होती है। होम रूल लीग की उपलब्धियां भी हम लोगों ने देखी। अब आते हैं इसी के अंतर्गत 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है। गरम दल और नरम दल एकजुट हो जाते हैं। कांग्रेस में ही दो गुट बन गए थे, मैंने आपको बताया। 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल के रूप में। ठीक, जो युवा वर्ग था गरम दल में था और जो बुद्धिजीवी लोग पहले से ही थे नरम दल प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो एक तरफ थे। तो दो गुटों में बटा था। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यहां हम समझेंगे। ठीक, 1917 में बेसेंट यानी बेसेंट जी, अरुणडेल और वाडिया को क्या किया गया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ये सब क्या थे, होम रूल लीग के मेंबर थे। इसी के अंतर्गत क्या किया गया, सुब्रमण्यम अय्यर नाम के व्यक्ति थे, इन्हें सर की उपाधि दी गई थी। इन्होंने सर की उपाधि त्याग दी थी। क्यों? क्योंकि होम रूल लीग आंदोलन के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाने लगा था। ठीक है ना, आपको पता होगा रॉलेट एक्ट वगैरह भी लाया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट का मतलब है बिना अपील बिना दलील वाला कानून, बिना अपील बिना दलील बिना वकील वाला कानून। तो मतलब उनका यह था कि किसी को भी पकड़ो, जिलाधिकारी को इतना अधिकार दे दिया गया था रॉलेट एक्ट में कि जिस पर भी उसे शंका हो, जिस पर भी उसे संदेह हो, वो उठा के सीधे जेल में डाल दे। कोई अपील, कोई दलील, कोई वकील नहीं। ठीक, तो उसी के अंतर्गत इन सबको गिरफ्तार किया गया होगा और उन्हें बंद कर दिया गया। होम रूल लीग को भी समाप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन यह पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। 1920 में होम रूल का नाम बदल के स्वराज्य सभा रख दिया गया। होम रूल का शाब्दिक अर्थ हिंदी में स्वराज्य ही होता है, लेकिन इसके आगे क्या किया गया, स्वराज्य सभा नामक नाम रख दिया गया शुद्ध शुद्ध हिंदी में। उसके बाद होता है 1916 का लखनऊ समझौता। इस अधिवेशन का अध्यक्ष जो थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। पूछा जाता है कि जिस अधिवेशन में कांग्रेस, गरम दल और नरम दल एकजुट होते हैं और मुस्लिम लीग का समझौता होता है कांग्रेस के साथ, उसका अध्यक्ष कौन था? तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। गरम दल की वापसी हो जाती है जो 1907 में अलग हो गया था, विभाजन हो गया था कांग्रेस में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य भी समझौता हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग अपने अधिकारों की बात करता है। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की जरूरत है, जो 1909 में बीज बो दिए थे ब्रिटिशर्स। मैंने बोला था कि ब्रिटिशर्स ने हमारे अंदर सांप्रदायिकता का बीज बो दिया, जो कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए या फिर हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे ही अगेंस्ट रोल प्ले करने लगा था। सांप्रदायिकता का मतलब यह है कि भड़का देना एक धर्म को दूसरे धर्म से। ठीक, तो सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग भी ये करने लगे, क्योंकि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में इसे ब्रिटिशर्स के द्वारा भी एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो कांग्रेस भी मान जाती है। स्वशासन के लिए 19 स्मरण पत्र सरकार को लिखा जाता है कि अब हमें होम रूल चाहिए, स्वराज्य चाहिए, उसके लिए 19 स्मरण पत्र दिया जाता है। आगे चल के आपको मैं अभी अगले वीडियो में ही पढ़ाने वाला हूं जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन। बहुत शानदार आंदोलन अभी आने वाले हैं, बने रहिएगा मेरे साथ में। होता क्या है, असहयोग आंदोलन असफल हो जाता है। मैंने आपको बताया था चौरी चौरा कांड की वजह से 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी जाती है। गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं, कई सारे नेताओं ने विरोध भी किया था। तो उसकी जैसे यह सफलता होती है, मुस्लिम लीग फिर से अलग हो जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। और इस समझौते का, लखनऊ समझौते का पूरी तरह से निंदा या फिर विरोध किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने लखनऊ समझौते का विरोध किया था या फिर निंदा किया था। उन्होंने कहा था कि यह समझौता नहीं होना चाहिए था मुस्लिम लीग के साथ। तो वो थे मदन मोहन मालवीय जी। इकलौते मदन मोहन मालवीय जी ने इस समझौते की तार्किक रूप से निंदा की थी कि ये कहीं से कहीं तक हमारी स्वतंत्रता संग्राम के लिए सही नहीं होगा। यदि पार्टी का गठन कर ही दिया गया है तो हम उसे क्यों शामिल कर रहे हैं अपने साथ। उनकी सोच अलग होगी, वो अपनी मांगे भी मनवाएंगी। हम ब्रिटिशर्स से ही लड़ रहे हैं तो आपस में भी हमें लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने विरोध किया था। तो इस तरह से आज हमने गदर पार्टी, कामागाटा मारू प्रकरण, होम रूल लीग आंदोलन और लखनऊ समझौते को डीपली समझ लिया है। उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। और यदि आपके पॉइंट क्लियर हुए हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।